नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। जहाँ दोस्तों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, और आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चन इवन 90% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं। तो हमको उनको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से आगे भी आपको आने वाली वीडियोस में आपको इस तरह से क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहेंगे, जहां से कि आप जो है अपनी तैयारी के लिए जो कंटेंट जो चाहिए आपको वो मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी विशेष टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी वो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ हर वक्त। तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे साथियों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके जैसे कोई मित्र साथी जिनको कि इस वीडियो से थोड़ी मदद मिल सकती है, थोड़ी सहायता मिल सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती हैं आगे आपको अपलोड होती हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिल जाए। चलिए वीडियो को देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसिड रेन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो when the amount of sulfur dioxide and nitrogen oxides present in polluted air in the atmosphere mix with carbon dioxide, मतलब कि जब वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल में मौजूद प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा मिश्रित रहती है, जो यह वर्षा के जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। तो आपको पता है दोस्तों कि वातावरण जो है प्रदूषण के कारण आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर और नाइट्रोजन के बहुत सारे जो विषैले गैस है वो आप वातावरण में आपके इधर उधर तैरते रहते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा के जल के साथ जब ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो एसिड फॉर्म करते हैं। आमतौर पे भी वर्षा का जल जो होता है थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, लेकिन वो जो एसिडिटी होती है वो इतनी हानिकारक नहीं होती है जल की, जो कि आपके पशु पक्षियों या फिर इमारतों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक कर देते हैं वर्षा के जल को। और इस तरह के जो वर्षा का जल है जब आपकी धरती पे आता है, हमारी धरती पर पहुंचता है, तो ये कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर पहुंचाता है। जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, आपको स्किन संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है पुराने पुरातत्व, जैसे कि ताजमहल, लाल किला या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस तरह के जो भी अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आपके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको एसिड होने की वजह से जो वर्षा का जल जिसमें एसिडिक नेचर होता है वो आपको नुकसान पहुंचाता है। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे समझ सकते हैं कि नॉर्मल रेंज होता है इज स्लाइटली एसिड विथ ए पीएच ऑफ 5.6, वाइल एसिड रेंज जनरली हैज़ ए पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4। तो आपको पता है कि पीएच वैल्यू जब किसी भी एसिड की जितनी कम होती चली जाएगी, जीरो की ओर जितनी पहुंचती चली जाती है, यानी कि कम होती चली जाती है, वो एसिड उतना ज़्यादा आपका हानिकारक यानी कि प्रभावशाली स्ट्रांग होता है। तो आपको पता है कि 5.6 से अगर आपका जो है कम होकर 5.6 से 4.2 तक आ जाता, तो यानी कि वर्षा का जल काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए आपको जो है वर्षा के जल जो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है आपका, ऐसे जल से अपने आप को थोड़ा बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देख लेते हैं। माफ़ करिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों आप सबको पता है, बचपन में भी हमने पढ़ा है कि खाद्य श्रृंखला मतलब, एक साधारण शब्दों में बात करें तो खाद्य श्रृंखला एक श्रृंखला है। इट इज़ अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पशु जो है या एक प्राणी जो है दूसरे प्राणी को खाकर अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करता है, और इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह जो है एक चक्र से दूसरे चक्र तक होता है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है। आइए परिभाषा के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अ फूड चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियर सीक्वेंस मतलब एक सीधी रेखा में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि घास को खाने वाला, फिर हिरन, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, आप खुद भी समझ जाएंगे, जैसे ग्रीन प्लांट, डियर, टाइगर। तो एक सीधी सीधी रेखा में आपके बढ़ रहा है कि भाई सबसे पहले क्या है, घास को आपके क्या कौन खाता है, हिरन खाती है। हिरन को कौन खाता है, आपका टाइगर खाता है। तो एक जो सीधी सीधी रेखा में आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है भोजन के रूप में, ये आपको खाद्य श्रृंखला है, इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो लीनियर सीक्वेंस
of organism through which nutrients and energy passes from one organism to organism by eating another is called as food chain. In food chain, each organism occupies a different trophic level. तो जो खाद्य श्रृंखला होती है दोस्तों, इसमें हर एक श्रृंखला पर कुछ निश्चित प्रकार के प्राणी ही होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं घास की बात करूं तो ग्रीन प्लांट के लेवल पे वो सारे पौधे आ जाते हैं इस लेवल पे, जो कि पौधे हैं, जो कि पौधे के रूप में धरती पर विद्यमान है। उसके बाद डियर यानी कि वैसे सारे जानवर आ जाते हैं जो सिर्फ घास पर निर्भर करते हैं, यानी कि वो शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। तीसरे लेवल पे अगर बात करें टाइगर के लेवल तक अगर हम लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ पर वो लोग होते हैं, यानी कि वो प्राणी आते हैं या उनकी गिनती की जाती है जो कि आपके मांसाहारी होते हैं। तो इस तरह से हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक विशेष प्रकार की प्रजाति या विशेष प्रकार के प्राणी होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, 3 अच्छे उदाहरण भी हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। आइए इनको देखते हैं। जैसे कि पहला है हरे पौधे, हिरण और बाघ। तो ये आपका एक फूड चेन का उदाहरण है। या फिर दूसरा उदाहरण देख लें, हरे पौधे, कीड़े, मेंढक, सांप और गिद्ध। यानी कि हरे पौधे का भोजन कौन करता है, हरे पौधे पर निर्भर कौन करता है, हरे पौधे पर निर्भर करता है हमारा कीड़े, कीट पतंग। उसके बाद उन कीट पतंग को कौन खाता है, मेंढक, और मेंढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, गिद्ध। तो इस तरह से ये जो आपकी फूड चेन है वो आगे बढ़ती है। ये उदाहरण आप जरूर लिखें जब भी आपके एग्जाम में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, विश्व तापन क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, मतलब जो एक किसी भी आप समझ सकते हैं किसी भी ग्रह है या किसी भी स्थान, जब उसके औसत तापमान में अचानक से धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, और ऐसी वृद्धि जो कि फिर आपकी कम नहीं हो रही है, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। परिभाषा के रूप में आइए समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब ये जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें बदलाव का एक सूचक है, एक घटक है, एक कंपोनेंट है, रेफरिंग टू द लॉन्ग टर्म राइज ऑफ द प्लैनेट्स टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के पहलुओं में से एक है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं ना उसका एक आपकी पहचान देता है कि ग्लोबल वार्मिंग आपका मतलब इसकी वजह से भी जो है आपके जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। किसी ग्रह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि, दीर्घकालीन वृद्धि का मतलब कि लंबे समय तक जो वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबे समय से जो वृद्धि होती चली आई है, इसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे होता क्या है, यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता, यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस का, जैसे कि मीथेन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का वाष्प, यानी कि वाटर वेपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हवा में होती हैं उनके कारण होता। और ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ से, ग्रीन हाउस गैसेस मुख्य रूप से मानव गतिविधियों, जैसे कि फैक्ट्रीज से, गाड़ियों के चलने से जो धुआं निकलता उससे, घर पे आसपास में जो काम होता है, ईंधन जो जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सारे के जलने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं जाके आपको ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है, उसको बढ़ाती है। जीवाश्म ईंधन को जलाने और खेती के कारणों से भी होता है। खेती में आपको पता है जहाँ पे धान की खेत और वहाँ पर मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जहाँ पे सड़न गलन होती है वहाँ मीथेन की जो उत्पत्ति होती है, तो वो भी आपको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेन कॉजेज पर्यावरण के, यानी कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण तेल, गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना है। तो ये जब जलाए जाते हैं तो जीवाश्मों में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अलग जो आपके जैसे कि मीथेन या इस तरह के गैसेस निकलती हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये मुख्य कारक है आपके ग्लोबल वार्मिंग के। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ गए कि औसत तापमान में वृद्धि किस लिए, जो वातावरण में मौजूद आपके पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उनकी वजह से। तो आप जब भी आए आप इतना जरूर लिख दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, वन विनाश के क्या कारण है। देखिए दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा एक्सप्लेन करके आप अपने उत्तर को जो है 8 नंबर और 10 नंबर का भी माफ़ करिएगा 15 नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कृषि गतिविधियों के कारण। दूसरा ऑप्शन है हमारा, मतलब दूसरा जो कारण है वो है आपके पशुधन पालन, मतलब कि जो हम लोग जानवर पालते हैं, गाय, बकरी या जो भी जानवर पालते हैं, ऊँट, उनको भोजन देने के लिए हम लोग कई बार उनको चराते हैं खुले मैदानों में। जब वो चरने का काम करते हैं, ग्रेजिंग का काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी जो है आपकी वनस्पति का नुकसान होता है, आपके जो है जो ग्रीनरी होती है, जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो खत्म होते चले जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो वन विनाश के कारण का बहुत बड़ा स्रोत है।
दूसरा है वन और पेड़ों की अवैध कटाई, मतलब अवैध रूप से जंगलों की कटाई, मतलब कि कटाई तो हो रही है लेकिन हम उतने पौधे लगा नहीं रहे, उतने जंगलों को वापस से निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के ऊपर मतलब आपके प्रभाव को बढ़ाती हैं, कि अगर आप जितनी चीज़ें नुकसान करें अगर आप उतनी भरपाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका विनाश ही होगा। तो वनों का इस तरह से विकास। दूसरा बहुत बड़ा कारण है शहरीकरण। लोगों की आबादी जो शहरों की तरफ बढ़ती चली जा रही है और शहरों की आबादी को पर्याप्त घर मकान काम करने के लिए औद्योगिक स्थान ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या होता है अर्बनाइजेशन के लिए आपको जो है जंगलों को काट कर नए नए घर मकानों के लिए स्थान बनाना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है। भूमि का मरुस्थलीकरण, बहुत सारे आपके प्राकृतिक कारण है, साथ ही साथ मानव निर्मित कारण भी हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, आपका फैक्ट्रीज का और गंदा कचरा या फिर केमिकल जो बहा दिया जाता है धीरे धीरे, उससे क्या होता है मिट्टी जो है मरुस्थल यानी कि आपके जो है बोल सकते हैं उसकी उत्पादक शक्ति जो है कम होती चली जाती है और वो जगह जो है आपका धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होता चला जाता है। तो मरुस्थल के कारण भी जो है वन जो है आपके वहाँ पे जो जंगल है वो आपके आपके क्या होते हैं समाप्त होते चले जाते हैं। अगला है खनन गतिविधि, माइनिंग के कारण भी होता है। आपको पता है माइनिंग करने के लिए बहुत बड़ा स्थान चाहिए होता है, जंगलों को हटाकर वहाँ पे माइनिंग की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि वन विनाश होता है। ये एक बहुत बड़ा कारक है। जंगल की आग, ये प्राकृतिक कारणों में से एक और सबसे प्रमुख कारण है। जंगलों की आग कई बार जो है बड़े ही व्यापक स्तर पर जो है वेरी लार्ज स्केल पर जो है आपके फॉरेस्ट फायर जो होती है वो क्या करती है आपको फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन में आपको योगदान करती है। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा कारण जंगल की आग है। पेपर मिल्स, अब देखिए आपके आसपास में जितने भी पेपर मिल्स वगैरह काम करते हैं उसमें जो काम होता है उसके लिए जो लकड़ियाँ चाहिए होती है उसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगलों को काटा जाता है। तो पेपर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी कहीं ना कहीं पेपर की आवश्यकता जो है हमें जंगलों के कटाई में एक तरह से योगदान करती है। अधिक जनसंख्या, और जनसंख्या के कारण भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए, चाहे वो इमारती लकड़ी का हो, घर के लिए फर्नीचर का हो या फिर ईंधन के लिए हो। हर तरह की आवश्यकता हम कई सारी आवश्यकताएं जंगल के माध्यम से अपनी पूरी करते हैं। इन आवश्यकताओं की जब अधिकता हो जाती है यानी कि ये आवश्यकताएं जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा मात्रा में जंगल काटने लगते हैं जितना कि हम जंगलों को वापस से लगा नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होता है फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, वन का विनाश होने लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखें, इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन भी करें लेकिन इसी तरह से आप आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ? इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बीच में क्या संबंध है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? तो इन्वायरमेंट अराउंड अस sustain human life by providing all essential elements like food, resources, water, oxygen and fuel to run our life। देखिए हमारे आसपास का जो वातावरण होता है मानव के जीवन के निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं, चाहे वो भोजन हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो या फिर पीने के लिए शुद्ध जल हो, ये सारी चीज़ें हमें अपने आसपास के वातावरण से ही मिलती है। और इस वातावरण से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं अगर ये सही मात्रा में उपलब्ध ना हो, अगर आपको शुद्ध वायु ना मिले, साफ पानी ना मिले, खाने के लिए अच्छा भोजन ना मिले, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और इस कारण से क्या होता है आपका स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है, आप बीमारियों से ग्रसित होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित जो कि आपका आप उसके ऊपर जो है आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से हो सकता है। तो हमें हमेशा अपने पर्यावरण के साथ में एक संतुलन बैठा कर रखना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संतुलन इस तरह का हो कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। पर्यावरण का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से पर्यावरण के साथ में अपना संतुलन बैठाएं जिससे कि हमें जो है पर्यावरण जो हमारे द्वारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उससे कम प्रभाव हो, जिससे कि इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा यानी कि इन्वायरमेंट को हम लोग पॉल्यूशन के माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं, जंगलों की कटाई के माध्यम से हम लोग जो है इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, इससे क्या होता है बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं जो कि हमें अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए अब संघर्ष करने पर मजबूर कर रहे। उदाहरण के लिए देखिए हानिकारक स्वास्थ्य संबंधित हानिकारक खतरे और रोग, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मरुस्थलीकरण और कृषि का नुकसान, बहुत सारे व्यापक स्तर पर जो है जो उपजाऊ जमीन थी वो मरुस्थल में तब्दील होती जा रही है, उसकी उर्वरक शक्ति उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त होती जा रही है जिससे कृषि को बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा आपको बहुत बड़ी खाद्यान्न की समस्या यानी फूड स्कैरसिटी हो जाएगी आपको, यानी कि खाने की समस्या जो विश्व स्तर पर पैदा हो सकती है। भूकंप और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी आपको जब आती हैं, अगर ये भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनडायरेक्ट वे में हमारी जो जो काम हम करते हैं, जो प्राकृतिक काम कर रहे हैं उससे भी सॉरी माफ़ करिए, जो मानव निर्मित कार्य है, मानव प्रभावित कार्य है उससे निर्मित आपका रिलेटेड होता है।
इसके अलावा मनुष्य सहित सारे जीवित जो प्राणी हैं उनकी प्रजातियों का एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सारे प्राणी विलुप्त होने के कगार तक पहुंच सकते हैं अगर इसी गति से हम लोग जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहें। तो पर्यावरण के साथ हमें संतुलन बना के रखना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। ईंधन की कमी को पूरा करता है, ऑक्सीजन, जल, वायु, इन सारी आवश्यकताओं को हमें पर्यावरण से ही हम उपलब्ध करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छे से अपने एग्जाम में जरूर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज IEEP स्टैंड फॉर? IEEP क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IEEP इज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इट इज़ वन ऑफ द सबसिडरीज ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को और UNEP ये दो एक ही संस्थाएं हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। उसी से संबंधित उन्हीं का एक प्रमुख जो आपका सब्सिडरी या बोले एक घटक है आपका IEEP है, जो कि पर्यावरण संबंधी जो अवेयरनेस होती है या फिर जो पॉलिसीज़ होती है उसको ड्राफ्ट करने में मदद करता है। तो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि पर्यावरण जागरूकता पैदा करने का कार्य करती है, नीतियों के ड्राफ्ट करने का, पर्यावरण अनुसंधान के लिए जो वित्तीय सहायता इस आवश्यक होती है उसमें मदद करती है। यानी कि अगर कोई वैज्ञानिक या कोई संस्था जो है ऐसे काम कर रही है जो पर्यावरण संबंधी जो पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी तो वहाँ वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजों के स्तर पर अनुसंधान, रिसर्च इसको प्रोत्साहन करती है जो पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को और ज़्यादा अच्छा करने में मदद करती है। तो ये कुछ काम है जो IEEP करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य जागरूकता पैदा करना है और एक विश्व आबादी बनाना है। एक ऐसी विश्व की आबादी बनाना है जो पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक हो और चिंतित हो। जागरूक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या आवश्यक बदलाव, क्या हानिकारक बदलाव, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और उसको लेकर आप चिंतित भी होने चाहिए। यानी कि आपके अंदर उसके प्रति, उसके सुधार के प्रति कदम उठाने की भावना भी होनी चाहिए, जिससे पास समाधान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करने के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, प्रेरणा और प्रतिबद्धता हो। मतलब कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें इन सारी चीज़ों में मदद करता है। तो वर्तमान समस्या और नई समस्याओं की रोकथाम बेलग्रेड चार्टर यूनेस्को 1976 के अनुसार, ये जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बेलग्रेड चार्टर यूनेस्को 1976 से लिया गया है। तो आप बिल्कुल यही परिभाषा आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों।